नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं शपथ खाकर कहता हूं, मैं जो कुछ कहूंगा झूठ कहूंगा और झूठ के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। यह कथन मेरा नहीं है। ये हरकतें हैं हमारे देश के एक पार्टी के बुजुर्ग अधेड़ युवा नेता की। पार्टी क्या है, आप ये समझ लीजिए कि अपने घर का ही मामला है। एक पुश्तैनी वो है, दुकान है जिसे वो पार्टी कहते हैं, जिसमें नाम के तौर पे मुनीम रखे जाते हैं। किसी को अध्यक्ष बता दिया, किसी को उपाध्यक्ष बना दिया, किसी को एक दुकान का हेड बना दिया, किसी को दूसरी दुकान का हेड बना दिया। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, वो एक जो है दुकान है, एक परिवार की पुश्तैनी दुकान है। और आज की राजनीति में ये ऐसे कई परिवार जन्म ले चुके हैं जिनके लिए राजनीति जो है एक दुकान की तरह है। इससे पहले मैं इस संदर्भ में आगे बढ़ूं, इस पर विवेचना करूं, आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। खासकर सनातनी भाई और राष्ट्र प्रेमी लोग जो चाहते हैं कि ये देश प्रगति करे, ये देश जो है इन लोगों के छलाव में ना आए, जो इस देश को डिरेल करना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाह रहे हैं। तो अब मैं आऊंगा मुख्य मुद्दे पर। मुख्य मुद्दा क्या है, आज मैं बात करूंगा कांग्रेस के युवा नेता, बुजुर्ग होते हुए युवा नेता, बल्कि वृद्ध होते हुए युवा नेता राहुल गांधी की, जिनकी एक पार्टी है, जिनकी एक दुकान है, जिसे कांग्रेस का नाम दिया गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस करके। उनकी राजनीति करीबन 20 साल की हो गई है, 20-21 साल की राजनीति हो गई है राजनीति में आए हुए। इस बीच में अध्यक्ष भी रहे पार्टी के। लेकिन कुल मिलाकर के सारे इसका निचोड़ जो रहा है उनकी राजनीति का, एक ही चीज रही है, झूठ झूठ और झूठ। उनका सारा केंद्र जो है झूठ पर आधारित रहा है। उन्होंने जब भी कहा, जो भी कहा, झूठ कहा। सच से उनको बड़ी परहेज है। जैसे बहुत लोगों को एलर्जी होती है किसी चीज से, वैसे उन्हें सच से एलर्जी है। तो उनका जो है आजकल उनका चल रहा है वोट चोरी का झूठ। फलान ने मेरी वोट चोरी कर दी, ये कर दी, वो कर दी। उनके लिए एक टारगेट बनाया हुआ है चुनाव आयोग, क्योंकि जनता को वो डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, इसलिए उन्होंने टारगेट बनाया है चुनाव आयोग। अब मैं बताता हूं इस शख्स का झूठ का पुलिंदा, इसकी पूरी राजनीति का। एक बार तो ये 2-3 पहले तो इनकी माता जी गद्दी पे बैठी थी, तो माता जी ने कहा मैं वृद्ध हो गई हूं, फिर बेटे को जो है गद्दी सौंपनी थी, तो उन्होंने सौंपी भी, क्योंकि उस बीच जो है 1-2 राज्यों में जीत हो गई। हालांकि ये सोचते हैं कि ये हमारी वजह से जीत हुई, नहीं, ये इनके पास तभी पुराने खुर्राट वो थे, मुनीम थे, जिनकी वजह से वो जीत गए, तो इनको अध्यक्ष बना दिया। लेकिन उसके बाद जो लगातार पराभव हुआ, उसने इनके होश ठिकाने लगा दिए। वो कुर्सी भी छोड़नी पड़ी और फिर बन गए वो क्या, सीईओ टाइप का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मतलब कोई पद नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो मालिक वही है। और जहां एक मौका मिला, लोग इस बार जो है 2024 के बाद इनको मिला लीडर ऑफ अपोजिशन का, तो वो उन्होंने जाकर के झपट के पकड़ लिया। तब इनको याद नहीं आया, कोई दलित, हम दलित का नारा उठाते हैं, ओबीसी का नारा उठाते हैं, अल्पसंख्यकों का नारा वो करते हैं कि इनके साथ ये हो रहा है, इनको वो नहीं मिल रहा है। जैसे आप देखते ही होंगे वो क्या कहते हैं बार बार कि ओबीसी को कोई जो है सरकारी नौकरी में कोई टॉप के पोस्ट नहीं मिलती। तो ये भी वही है, जहां नहीं मिलती है, जहां इनके हाथ का नहीं वहां मिलना चाहिए, जहां इनके हाथ पर है वो उनको मिलना चाहिए। तो इनका हमेशा का यही हो रहा है, क्योंकि झूठ, क्योंकि इनके उसमें रग रग में झूठ बना, खून की एक एक बूंद जो है झूठ से बनी है, झूठ से जो है बह रहा है, तो झूठ ही झूठ कहेंगे, तब इनको याद नहीं आता है। तो इनकी राजनीति का क्या रहा कि इन्होंने इस परिवार की दुकान बरसों से चल रही थी और उसका हुआ नेशनलाइजेशन जो है करीबन 77 या 89 के बाद उसका राष्ट्रीयकरण हो गया और ये दुकान में शेयर कईयों ने ले लिए। अब इनकी दुकान पे इनकी वो पकड़ नहीं रही। इस देश को वो अपनी दुकान समझते हैं, पार्टी तो खैर है ही है, ये देश को भी जो है अपना वो समझते हैं। तो एक बार 2014 में हार गए, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब की तो एक बार हो गया, कोई दुर्घटना घट गई। फिर ये जो है अब इन्होंने उसके बाद एक रफ्तार पकड़ी झूठ बोलने की, क्योंकि तब तक ये मैच्योर हो चुके थे, तब तक ये समझ चुके थे कि अब मुझे पुनः वो गद्दी जिसमें एक वो बैठा हुआ है, एक चाय बेचने वाला बैठा हुआ, एक गरीब घर का, एक ओबीसी में भी जो है अति ओबीसी, इसको हटाना है। तो फिर इन्होंने अपना जो है अब सच में तो, क्योंकि सच में तो इनके खानदान का इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि सच बोल नहीं सकते हैं,
और इनके खानदान पर दो चीजें हैं, दो कलंक लगे हैं। एक तो भ्रष्टाचार का, 1952 से के जीप घोटाले से लेकर के नेशनल हेराल्ड घोटाले तक, घोटाले 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 जितने चाहो उतने। तो इन्होंने जो है फिर वही, अब कैसे वो करे। तो एक तो घोटाले का, दूसरा क्या था कि चीन के समय जब चीन से युद्ध हुआ, चीन ने इनकी सारी जमीन, भारत की जो है एक जमीन हड़प ली, करीब 48,000 स्क्वायर किलोमीटर करीबन, वो इन्होंने हड़प ली। तो ये दो कलंक इन पे स्थायी रूप से लगे हुए हैं, जिनको ये मिटाना चाहते हैं। तो मिटाए कैसे? कोई बड़ी लकीर खींच दो। तो वही करने के लिए इन्होंने भी राजनीति का पैमाना बनाया। इन्होंने क्या किया, जब 2014 में हार गए, 2019 से पहले पहले जब दोबारा आम चुनाव हुए, तो इन्होंने शुरू कर दिया नोटबंदी पे। साहब नोटबंदी जो है डिजास्टर था, नोटबंदी में ये हो गया, नोटबंदी में लोग बर्बाद हो गए, नोटबंदी में एक्चुअली क्या है, नोटबंदी में कोई बर्बाद नहीं हुआ, यही लोग बर्बाद हुए, जिनके पास काला धन था वही बर्बाद हुए। आप जानते हैं कि 2016 में नोटबंदी हुई थी, अब 2019 में चुनाव हुए लोकसभा के, और उसमें जो है बीजेपी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रिकॉर्ड तोड़ सीटें मिली, 303 सीट मिली, जो मेरे ख्याल है नेहरू युग के बाद पहली बार, जो इंदिरा गांधी के बाद जो है पहली बार इतना किसी एक सिंगल पार्टी को बहुमत मिला, 303। जब इन्होंने सारा प्रबंध चलाया, क्या नहीं चलाया इन्होंने, नोटबंदी का चलाया, क्योंकि और उसके साथ कई और भी जो विपक्ष में जो दुकानदारी जिनकी चलती है वो भी क्लस रहे थे, क्योंकि वो काला धन उनका भी मारा गया, वो लोग भी परेशान थे, तो वो भी सुर में सुर कई मिलाने लग गए। फिर आया जीएसटी का, तो जीएसटी के बराबर जो है, जीएसटी एक्चुअली लाया तो कांग्रेस ही थी, इंप्लीमेंट इन्होंने किया, मोदी जी ने किया, क्योंकि मोदी जी के अंदर यह है कि जो भी अच्छे कानून हैं उनको करते हैं। जैसे कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कांग्रेस के समय पे हुए थे, लेकिन उनको पूरा किसने किया, मोदी जी ने। इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी प्रोजेक्ट हैं सब मोदी जी के टाइम पर ही पूरा हुए, उन्होंने सबको गति दी। इवन जैसे राम मंदिर का प्रोजेक्ट, इसे मैं प्रोजेक्ट ही मानता हूं, 49-50 से जो है केस चल रहा था, लेकिन अल्टीमेटली उनके टाइम पर ही इसका फैसला आया, हालांकि 2019 के बाद आया। तो फिर जो है, तो जीएसटी क्या था, कई किस्म के टैक्स थे, उन सबको करके एक टैक्स बनाया गया, इनकी सरकार का ही ये प्रपोजल था, इंप्लीमेंट इन्होंने किया। तो जीएसटी काउंसिल क्या है, राज्यों से मिलकर के, और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के बैठते हैं और इसके नॉर्म्स उन्होंने तय किए। उस समय अरुण जेटली वो थे, केंद्रीय मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने ये एक आम सहमति बनाई सभी दलों के बीच, ये नहीं कोई थोपा हुआ था। तो इससे क्या है, जो ईमानदार वो है व्यापारी, उसके लिए बड़ा फायदा हो गया कि 14-15 टैक्स की जगह पर सिर्फ एक टैक्स, जीएसटी। और नुकसान किसको हुआ, उन व्यापारियों को हुआ, उन बेईमानों को हुआ जो आपसे टैक्स का पैसा लेते उपभोक्ता से, और 2 नंबर की बही में चला करके उसको कम कीमत उसकी दिखाते, वो पैसा, टैक्स का पैसा उनकी जेब में जाता, और उनकी जेब से किस किसके हिस्से जाता है, ये आप सोच सकते हैं कि जो कहते हैं ये गब्बर सिंह टैक्स है, तो ये उनके उस पर था, ये उनकी जेब पे जाता था, तो ये मार उनके उस पर भी पड़ी। तो जीएसटी का इसलिए गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं। उस जो इसका आज क्या है कि जहां पर उत्पादन हो गया वहीं पर टैक्स लग गया, उसके बाद ये आगे जो है उपभोक्ता तक जाएगा, उपभोक्ता के पास जाएगा, वो टैक्स देगा जैसे पहले देता, लेकिन वो टैक्स सब सीधे सरकार में जाएगा, वो लाला की जेब में नहीं जाएगा, वो उनकी जेब से जाकर के बंटेगा नहीं इन लोगों के बीच, जो गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं। और आप जानते हैं कि जीएसटी का क्या फायदा हुआ, जीएसटी का फायदा ये हुआ कि भारत का जो है जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख से लेकर 2 लाख करोड़ तक पर मंथ जनरेट हो रहा है। आज जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, जितनी प्रगति देख रहे हैं, जो आप इकोनॉमी देख रहे हैं, जो फ्रेजाइल 5 थी 2014 में, जब इन्होंने, मोदी जी ने जब इसको लिया, टेक ओवर किया, जब प्रधानमंत्री बने, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था जो फ्रेजाइल 5 थी, माने लुंज पुंज 5, दुनिया के 5 लुंज पुंज देशों में थी, आज वो जो है टॉप की 4 अर्थव्यवस्था में, और बहुत जल्दी भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और अगर ऐसे चलता रहा तो दूसरी अर्थव्यवस्था बनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हालांकि गैप बहुत है। दूसरी अर्थव्यवस्था है चीन की, चीन और भारत के बीच कई ट्रिलियन का जो है फर्क है, लेकिन एक प्रगति की जो है, जो ये 2014 के बाद जो शुरू हुई वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी आप ताजुब करेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो रेटिंग देती है, मूडी ने दिया है या S&P ने दिया शायद, भारत को BBB से हटा करके BBB प्लस में 20 साल बाद जो है रेटिंग का जो है वो हुआ। और कब हुआ, ऐसे टाइम पर
जब भारत का इससे पंगा चल रहा था, इससे ट्रम्प से टैरिफ वार चल रही थी, तब ये उनको मिली। अब आ गया सबसे बड़ा मुद्दा राफेल। राफेल जो है ये डील भी उनके टाइम पर हुई थी, यूपी के टाइम पर, लेकिन वहां कमीशनबाजी का इतना चक्कर पड़ गया था कि जो एक एंटोनी जो थे उस समय रक्षा मंत्री, उन्होंने डील ही कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा भाई ठीक है, हमारे पास बजट नहीं, हमारा पैसा नहीं है, अब हम अगले उसमें देखेंगे जब नई सरकार आएगी। उस डील को बीच के सारे दलाल हटा करके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक डील हुई फ्रांस सरकार और भारत सरकार के बीच, और इसको जो है रूप दिया गया। इस पर भी इन्होंने जो है पूरा हंगामा मचाया। आप जानते हैं कि इनका इकोसिस्टम बहुत तगड़ा है। और मैं बताऊं आपको, ईमानदारी की बात यह है कि पश्चिमी देश जो है कभी नहीं चाहता कि भारत एक, क्योंकि भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, खासकर बीजेपी सरकार को कंट्रोल करना मुश्किल है। तो ये चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि ज्यादातर जो भी राष्ट्र है हमारी कटौती बने रहे, तो इसलिए वो ऐसे बार बार करते रहते हैं। किसी को जो सोरोस टाइप का या ऐसे कई एनजीओ हैं, डेनमार्क है क्या है, जो भारत की रेटिंग घटाते रहते हैं, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग जो होती है वो अपनी जगह पर होती है। तो इसमें इन्होंने एक बड़ा हंगामा वो किया, जो इनके जितने भी होते टूल्स थे सारे इन्होंने वो किए, सक्रिय किए, और उनको जो है ये बताया कि भाई ये जो है इसमें दलाली ली गई, जबकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी। ये लंबा, ये बहुत 4-5 साल तक चला है, जब तक जो है वो रहा, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया। तो इसने क्या वो लगाया, क्योंकि इसको लगा एक राफेल डील ऐसी है, अगर हम साबित कर दें कि इसमें दलाली हुई है, इस सरकार ने दलाली ली है, तो जो हम पर कलंक लगा हुआ वो मिट जाएगा। तो उन्होंने कहा चौकीदारी चोर है, चौकीदारी चोर है। तो सबको कहते हैं, हर उसमें जो है एक ही नारा था, चौकीदारी चोर है। अब गुलाम जो भी थे वो सारे के सारे वही वो करते थे, जिन्होंने नहीं किया उनसे बड़ा नाराज होता है कि मैं नारा लगाता हूँ चौकीदारी चोर है और तुम कुछ नहीं कहते हो। तो धीरे धीरे करके ये डील जो भी था इसकी कोर्ट में गई, और अल्टीमेटली इस पे क्लीन चिट मिली। और जिस उसमें इसने लगाया नारा कि चौकीदारी चोर है, उसी 2019 के आम चुनाव में मोदी जी को प्रचंड जीत मिली। तो जनता ने बता दिया, जनता जानती है कौन खानदान चोर है, कौन ईमानदार है। तो उन्होंने बता दिया भैया देखो, चोर तो तुम ही हो। ये बड़ा झटका था। और अब जब इनको, क्योंकि चीन और भारत का तो मैंने बताया नेहरू जी के टाइम पे तो वो एक कलंक था। 2020 में जो है भारत और चीन के बीच जो ईस्टर्न लद्दाख में जो झील के आसपास जो झगड़ा हुआ था, जिसमें 20 हमारे बहादुर सैनिक शहीद हुए और उनके 40-50 से ज्यादा, हालांकि वो बताते नहीं है। तो खैर उसके बाद जो है कई समय तक जो है दोनों सेनाएं आमने सामने रही। तो उस समय राहुल गांधी ने उसमें भी आरोप लगाया कि साहब भारत ने जो है भारत की जो है 2000 किलोमीटर से लेकर के 43,000 किलोमीटर तक का जो आंकड़े देते रहता कि उसने जो है जमीन हड़प ली। फिर जब ये मामला, तो इस मामले में उसको पूरा हुआ था, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम यही लगा हुआ था। जितने भी इनके रिटायर्ड भी एक आध कर्नल फर्नल जो भी उनके रहे थे, वो भी सब यही बता रहे थे कि साहब सेटेलाइट हमने ये देखा वो देखा, लेकिन सारा का सारा झूठ था। अल्टीमेटली जब इसने भारत सेना को बदनाम करना शुरू कर दिया कि भारत के जो है सैनिक मारे गए, पिट रहे हैं वहां पर, तब किसी आर्मी वाले ने ये सब वहां जाकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करी। वहां जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने इसको लताड़ा और इसको कहा तुम झूठ बोल रहे हो। तो तब से ये जो है सर्टिफाइड, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड लायर है ये। अब उसके बाद से इसका जो है झूठ बोलने की कुछ हिम्मत कम हो गई, क्योंकि इससे पहले भी जो है एक मामले में, मोदी वाले मामले में इसको 2 साल की सजा हो गई थी। फिर इनके जो इनका वो है कॉलेज सिस्टम है, उसने इसको बचा दिया। तो फिर इस बीच इन्होंने और एक झूठ और क्या बोला, क्योंकि हार का इसके पास कोई बहाना नहीं है, तो उसने जो है ईवीएम पे डाला। साहब ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया। बार बार चुनाव आयोग यही कहता है कि भाई ईवीएम अगर हैक होता आकर के दिखा दो, करके दिखा दो। वो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। अल्टीमेटली ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां से भी जो है इनका वो टर्न ऑन हो गया। तो ये हर जगह से जब झूठ बोल बोल करके हर जगह हारने लगे, तो फिर इनको एक नया टारगेट मिला, चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग जो बगैर उसका है बेचारा सिंह का, कि वो किसी को मार नहीं सकता है, तो उसको जो चाहो बोल लो, जो जितना चाहो उसको बदनाम कर लो। तो उसने कहा चुनाव आयोग जो वोटों की चोरी करा रहा है। हालांकि इसकी सारी की सारी जो इसने झूठ बोले, अभी संडे को, पिछले संडे को चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके साथ चुनाव आयुक्तों ने जो है एक एक बात का खंडन किया और इसको बोला अगर तुम्हारे पास सबूत है तो वो लेकर के आओ, हलफनामा लेकर आओ, हमारे पास आ जाओ। अब वो डर गया, क्योंकि झूठ तो इसका वो है, विशेषता है। और उस झूठ में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सांसें चली गई थी,
वो तो कोलिजम की कृपा रहे कि इसको बचा दिया। और ऐसे यहाँ पे डांट खा के ही किनारे हो गया सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में, चीन वाले मामले में। ऐसे ही जो है वीर सावरकर के मामले में जो है इसको डांट पड़ी। अब ये जो है सच बोलने का एफिडेविट देने में डरता है, तो इसने जो है ईवीएम को ही, चुनाव आयोग को ही दोष देना शुरू कर दिया कि वोट चोरी। अब वो वोट चोरी में जो ये सबूत जिन जिनका वो नाम ले रहा है वो सब कह रहे साहब ये तो मैंने तो ऐसे किया ही नहीं। सारे के सारे सबूत जो है अपने आप सामने आ रहे हैं। अभी ताजू की बात यह कि बिहार में ही इन्होंने एक महिला को बहलाया, उसको उसके किसी इनके कार्यकर्ता ने कहा कि ये बोलना कि साहब मेरे परिवार के वोट नहीं है, तो उसने कहा कि मेरे परिवार के वोट नहीं है, कि राहुल गांधी तुम्हें जला कि वो चले गए, तो मंच वाला अच्छा हाँ इधर आओ करके पूरा जो नौटंकी स्क्रिप्टेड नौटंकी थी वो हुई। फिर जब चुनाव आयोग की वहां का लोकल किसी ने बताया कि भाई ये तुम्हारे पूरे परिवार का नाम है, तो तुमने ये क्यों बोला, तब उस महिला ने कहा भाई मुझे क्या पता, मुझे तो उन्होंने कहा कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता उसने कहा कि तुम्हारा वो नाम कट गया तुम्हारे पूरे परिवार का, और तुम राहुल गांधी से कहो तो वो तुम्हारा नाम जोड़ देंगे, या तेजस्वी को कहो तो वो तुम्हारा नाम लिस्ट में जोड़ देंगे, इसलिए मुझे तो कुछ पता नहीं। ऐसे फ्रॉड कर रहा, लेकिन हिम्मत क्योंकि फ्रॉड में वो जी रहा है, इसकी जिंदगी इसी में चल रही है। अब ये क्यों इसके प्रति जो अभी इसने जो चुनाव आयोग के खिलाफ जो कुछ बोला है, जो झूठ के एक फैला रहा है कि वोट चोरी का, क्यों ये कर रहा है, क्योंकि इसका झूठ एक बार चल गया 2024 का चुनाव में, जो इसको 52-53 से जो 99 जो सीट बढ़ी और बीजेपी की जो 303 से 240 वगैरह आए, तो उसके पीछे इन्होंने एक बड़ा झूठ चलाया कि साहब अगर इनकी सरकार बनती है तो ये संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। इस चक्कर में जो है पूरा का पूरा जो है इनको धक्का लगा बीजेपी को, बस इसीलिए जो है ये झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, और ये इसका जो है गुण है, यही सब कुछ है इसका। तो ऐसा एक बार फिर ये कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद इस बार जनता इनकी झूठ में आएगी नहीं। धन्यवाद। पुनः निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करेगा।